हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो हमने फैक्ट्रीज एक्ट की करी थी, जिसपे पार्ट 3 आई थिंक मैंने अपनी करवा दिया है। येट उसमें एक पार्ट बचता है, मैं उसको जल्दी ही अपलोड करूंगी। उससे पहले मैं एक कंपैरेटिव वीडियो लाना चाह रही थी। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो मेरे हैं, जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करा था कि प्लीज़ कंपैरेटिव वीडियोस लाइए, जितने भी लेबर कोड्स अभी न्यू आए हैं विद द ओल्ड वंस। जो भी ओल्ड लेबर कोड्स को कंसोलिडेट करके डिफरेंट 4 न्यू कोड्स आए हैं, उन पे कंपैरेटिव वीडियो लाओ। तो दिस इज दी वन। ये पहला वीडियो है कोड्स ऑन वेजेस का, जिसको मैं कंपेयर करूंगी ओल्ड लॉ से। अब कौन से ओल्ड लॉज? देखो 4 लॉज है, 4 लेबर लॉज है। We have Equal Remuneration Act, then we have Minimum Wages Act, then we have Payment of Wages Act, as well as the Bonus Act। ये 4 जो एक्ट है, इनको कंसोलिडेट करके कोड्स ऑन वेजेस आया था। कोड्स ऑन वेजेस ये NI का, ठीक है। अब कोड्स ऑन वेजेस में क्या न्यू है या क्या नई चीजें हैं जो ओल्ड वीडियोस में, ओल्ड जो लॉज थे उसमें नहीं था या था, जो भी है उसको हम इस वीडियो में कंपेयर करने की एंड समझने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। और जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है, यानी वो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको साथ साथ ही नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट गेट स्टार्टेड विद दिस कंपैरेटिव वीडियो। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 एक्ट्स थे। पहला था इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, फिर हमारा था मिनिमम वेजेस एक्ट, देन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, एंड द लास्ट वन बोनस एक्ट। ठीक है। अब ये 4 जो एक्ट है, इनको कंसोलिडेट करके, मतलब इनके जितने भी सेपरेट प्रोविजंस हैं, इनको एक साथ लाके हमारे पास क्या आया? कोड्स ऑन वेजेस आया। ठीक है, कोड्स ऑन वेजेस। अब हम पढ़ेंगे कि क्या कोड्स ऑन वेजेस में क्या चीजें हैं जो न्यू आई हैं, या अगर कोई चेंज हुए हैं, वो क्या प्रोविजंस है जो चेंज होके कोड्स ऑन वेजेस में आए हैं, और क्या प्रोविजंस है जो चेंज नहीं हुए हैं। तो मैं सब आपको बताऊंगी, और मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं रखूंगी। डिटेल वीडियोस इन सब की, मतलब ओल्ड लॉज की भी एज वेल एज कोड ऑन वेजेस की भी, ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगी, एज वेल एज आई बटन में, वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं एक एक करके इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड बोनस एक्ट पे जितने भी प्रोविजंस है उसको डिस्कस करेंगे, कंपैरेटिव वे में डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एंड स्टार्ट हम करते हैं सेलियन फीचर से। सेलियन फीचर का मतलब है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कोड्स ऑन वेजेस में न्यूली लाई गई है, कोड्स ऑन वेजेस के न्यू प्रोविजन है जो आए गए हैं। अब देखो, फर्स्ट चीज तो इसमें जो न्यू है वो क्या है? मोटिव। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कोड्स ऑन वेजेस लाए। कोड्स ऑन वेजेस क्या मतलब, जितने भी जो न्यू लेबर कोड्स आए हैं, उनका जो मेन जो मतलब था लाने का, वो यही था कि एक यूनिफॉर्मिटी आए। देखो, इतने सारे लॉज हैं, सबके अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, और एक इस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे एक्ट अप्लाई होते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी रहे, कंफ्यूजन ना हो। जो उन एक्ट्स में कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे लूप होल्स होते हैं जो वैसे एविडेंट नहीं होते हैं, लेकिन जब कोई एम्प्लॉयर कोई कॉन्ट्रवेंशन करता है तो वो बचने के लिए उन्हीं लूप होल्स का फायदा उठाता है, ताकि उनको पेनल्टी ना पड़े। तो यही सब चीज़ों को कहीं ना कहीं ना हो ऐसी चीज़ें इन फ्यूचर, इसी वजह से क्या आया, ये लेबर कोड्स आए। तो पहला लेबर कोड जो आया था वो है कोड्स ऑन वेजेस। इसमें मैंने आपको बताया 4 एक्ट्स हैं जो कंसोलिडेट हुए हैं। पहला जो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट चीज क्या है? यूनिफॉर्मिटी। अब देखो, मैं इसका ऐसे ही इस वीडियो को बना रही हूँ, और पीडीएफ मैं देखूंगी, अगर मैं बना पाई तो दूंगी। अदरवाइज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहूंगी कि आप कॉपी और पेंसिल, कॉपी पेन लेके बैठे, ताकि आप जो भी मेन चीजें हैं आप खुद से, मेरी जो वीडियो है वो सुन के खुद से नोट्स बना सकें, रादर देन कि आप पीडीएफ मांगे। ऑल्दो मैं थोड़े दिनों में पीडीएफ इसकी दे दूंगी, बट एज सच मैं वीडियो जो बना रही हूँ अभी एक कंपैरेटिव वीडियो है, शॉर्ट में रखूंगी। तो मैं चाहूंगी आपसे कि आप खुद इसके नोट्स बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से
समझ में आएगी ये पर्टिकुलर कंपैरिजन। पहला क्या है, यूनिफॉर्मिटी। दूसरी चीज जो इसमें न्यू आई है वो मैं बोल सकती हूँ कि एम्प्लॉय एंड वर्कर को डिफरेंशिएट कर दिया गया है। ठीक है, वर्कर क्या है, एम्प्लॉय, दिस इज एम्प्लॉय। ठीक है, और वर्कर का डिफरेंशिएशन हो गया है, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दिए हैं। अब देखो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी इस वीडियो में, मैं फिर बोल रही हूँ, डिटेल में अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल वीडियो है इन सबकी मतलब कोड्स ऑन वेजेस की भी और ये 4 जो एक्ट है इनकी भी, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। इन दोनों की डेफिनेशंस वहां से जाके पढ़ सकते हैं। वर्कर का जो वेज सीलिंग है वो 15,000 कर दी गई है इस पर्टिकुलर कोड के हिसाब से। ठीक है, वर्कर में ही 2 न्यू टर्म्स को मैं बोलूं या न्यू डेजिग्नेशंस या न्यू पोस्ट को इंक्लूड किया गया है। दोज हु आर वर्किंग जर्नलिस्ट एज वेल एज जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज हैं उनको वर्कर में ही ऐड किया गया है। मतलब वर्कर की डेफिनेशन में ही उन दोनों को क्या किया गया है, वर्किंग जर्नलिस्ट एज वेल एज सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज, ये दोनों चीजें वर्कर की कैटेगरी में लाई गई हैं। अब मिनिमम वेजेस की बात करें तो मिनिमम वेजेस में पहले क्या था, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसमें क्या था, उसमें ये चीज दी हुई है कि मिनिमम वेजेस केवल उन्हीं एम्प्लॉयमेंट में अप्लाई होंगे जिनको स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट बोला गया। अब स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब है मिनिमम वेजेस एक्ट में एक स्केड्यूल मौजूद है, मेंशन्ड है, वहां दी हुई है। उनमें जितनी भी एम्प्लॉयमेंट्स मेंशन है उन्हीं एम्प्लॉयमेंट्स में ये पर्टिकुलर एक्ट, कौन सा, मिनिमम वेजेस एक्ट अप्लाई होना है। बट अगर मैं कोड्स ऑन वेजेस की बात करूं तो ये जो एक लिमिटेशन है इसको खत्म कर दिया गया है। अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मतलब कोड्स ऑन वेजेस में ही जो दिया गया है उसके हिसाब से कि सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट में ये पर्टिकुलर जो मिनिमम वेजेस के प्रोविजन है वो क्या होंगे, अप्लाई होंगे। मतलब शेड्यूल्ड जो एम्प्लॉयमेंट है उसका कहीं ना कहीं अभी इस चीज में कोड्स ऑन वेजेस में जो मेंशन है वो नहीं है। मिनिमम वेजेस में ही एक और न्यू कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया है, वो है फ्लोर वेजेस। ठीक है, कौन बनाएगा, कौन इसको सेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करेगी। थोड़ा डिटेल में हम बाद में जाएंगे जब हम चैप्टर वाइज कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि इक्वल रेम्यूनरेशन का चैप्टर वाइज कंपैरिजन होगा विद द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस का कंपैरिजन होगा विद द मिनिमम वेजेस एक्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मिनिमम वेजेस में फ्लोर वेजेस को न्यू फ्लोर वेजेस का न्यू कॉन्सेप्ट है जो अभी इसी कोड के साथ लाया गया है। देन जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्कर्स का वर्किंग जर्नलिस्ट, देन सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज, इसको लाया गया है। एक न्यू पोस्ट ऑल टुगेदर आई है या टर्म आप बोल सकते हो, क्या है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। नॉर्मली जब हम पहले लॉज पढ़ते थे उसमें क्या था, केवल इंस्पेक्टर ही था जिसको अपॉइंट किया जाता था बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो भी उस पर्टिकुलर एक्ट में मतलब मेंशन होगा। लेकिन यहाँ पर चाहे हम कोड्स ऑन वेजेस की बात करें या बाकी के कोड्स की बात करें तो एक न्यू एक डेजिग्नेशन आप बोल सकते हो, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको बोला गया है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ठीक है, अब ये तो था ये तो था एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की क्या क्या चीजें न्यू लाई गई हैं इस पर्टिकुलर कोड में। अब हम स्टार्ट करेंगे पहले जो इसमें वो है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, जो फर्स्ट चैप्टर आप बोल सकते हो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट का, उसमें क्या ऐसा न्यू है जो ऐड किया गया है। अब देखो इसमें एज सच जितना हमने पढ़ा है इसमें ऐसा कुछ न्यू ऐड नहीं किया गया है, रादर बस एक टर्म इसमें इंक्लूड की गई है। जब हम इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट पढ़ते हैं तो हम जनरली मेल एंड फीमेल के पर्सपेक्टिव से ये एक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वल रेम्यूनरेशन क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस, कि आप क्या कर रहे हो, पहले क्या होता था, मेल्स एंड फीमेल्स का जो वेज जो था वो डिफरेंट था। मतलब जेंडर के बेसिस पे वेज डिफरेंशिएशन होता था, राइट। फीमेल्स को कंपैरेटिवली लोअर वेजेस मिलते थे एज कंपेयर टू दी मेल काउंटर पार्ट्स। ये हम इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में पढ़ चुके हैं। अब इक्वल रेम्यूनरेशन के प्रोविजंस चूंकि इस पर्टिकुलर कोड में मेंशन है, तो इस पर्टिकुलर कोड में रादर देन यूजिंग दीज टू टर्म्स मेल एंड फीमेल, अब क्या किया गया है, जेंडर को इंक्लूड कर दिया गया है। वाई? अब इसका मतलब देखो कि कोई मेल एंड फीमेल 2 जेंडर्स हमको पता है, बट
अभी विद द चेंजिंग टाइम हमने जो थर्ड जेंडर है उसको भी एज अ जेंडर मान्यता दे दी है, ठीक है। अब उस जेंडर को इंक्लूड करने के लिए रादर देन यूजिंग अ ऑल टुगेदर डिफरेंट टर्म, हमने क्या करा है, जेंडर टर्म को यूज करा है कि हम मेल फीमेल एंड बाकी के जो लाइक ट्रांसजेंडर्स एंड ऑल जितने भी जो जेंडर्स के नेम है, जो टर्म है, उनको इंक्लूड करने की बजाय हमने क्या करा है, एक जर्नल टर्म इंक्लूड कर दी है जो जिसके अंदर सारे के सारे जेंडर्स एनकम्पास करते हैं। जो वो टर्म कौन सी है, जेंडर, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, इसमें और कुछ नया नहीं है इक्वल एलिमिनेशन एक्ट में। और मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपने नई डिटेल्स पढ़ी है प्लीज जाके पढ़िएगा, तभी आपको ये कंपैरेटिव वीडियो समझ में आएगी। आई रिक्वेस्ट जो भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, मैं चाहूंगी कि आप पहले, अगर आपने पढ़ा है ऑलरेडी सारे कोड्स एंड वेल मतलब बहुत अच्छी बात है, तब तो आप ये देखिए। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़े हैं न्यू कोड्स या ओल्ड लॉज, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप वो जाके पढ़िएगा ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि मैं इसमें डिटेल में जा नहीं रही हूँ। डिटेल्स के लिए आपको वही उन्हीं एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल एलिमिनेशन की बात अब आगे, अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या है सेकंड चैप्टर, मिनिमम वेजेस एक्ट का। अच्छा हाँ, इक्वल एलिमिनेशन की बात करें तो ये तो हो गया। अब कोड्स ऑन वेजेस में एक बहुत ही डिफरेंट चीज ऐड करी गई है, वो क्या है उसको हम देखते हैं, फिर हम सेकंड चैप्टर में बढ़ेंगे। वो डिफरेंट चीज है वेजेस की डेफिनेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेजेस की डेफिनेशन, उसको हम एक बार इसमें देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। एक सेकेंड। अब देखो वेजेस की डेफिनेशन क्या है, मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ क्या क्या चीजें आएंगी। बेसिक पे, एक सेकेंड, बेसिक पे हो गया, डीए हो गया एंड रिटेनिंग अलाउंसेस तो आता ही है। अब न्यू क्या है, जो चीजें नहीं इंक्लूड की जाती हैं वेजेस में, उसका कहीं ना कहीं जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। अब वो क्या है उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, पहला है एनी बोनस पेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स विच डज नॉट, तो वो बोनस जो आपके रेमुनरेशन का पार्ट नहीं है, अगर वो आपको मिल रहा है अदर देन वो बोनस जो हमको एज अ रेमुनरेशन, पार्ट ऑफ रेमुनरेशन मिलता है, वो नहीं, उसके अलावा कोई बोनस मिल रहा है तो वो भी क्या होगा, वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन, देन सप्लाई ऑफ लाइट, मेडिकल अटेंडेंस, ये सब चीजें नहीं आएंगी। देन कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर इन पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड, ये नहीं आएगा। कन्वीनियंस अलाउंसेस नहीं आएगा। एनी सम पेड टू एम्प्लॉयड पर्सन टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस, ये नहीं आएगा। एचआरए भी नहीं वेजेस के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया, जबकि कुछ कुछ एक्ट्स में एचआरए पहले इंक्लूड किया जाता था, बट नाउ इज दिस पर्टिकुलर एक्ट इसमें नहीं किया गया है। रेमुनरेशन पेड अंडर एनी अवार्ड, किसी अवार्ड और सेटलमेंट के तहत कोई अगर पेमेंट मिल रहा है तो वो भी हमारे वेजेस का हिस्सा नहीं है। ओवर टाइम अलाउंसेस नहीं है। एनी कमीशन पेड टू द एम्प्लॉय, ग्रेचुटी, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, ये सारी चीजें हमारे वेजेस का हिस्सा नहीं है। लेकिन अब इसमें दो नई चीजें ऐड की गई हैं। एक्चुअली में वेजेस की डेफिनेशन को ही ऑल टुगेदर पूरा चेंज किया गया था, और ये न्यू ही डेफिनेशन है जो केवल इस कोड में ऐड की गई है। डिफरेंट जो कोड्स हैं, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल, आईआर कोड, उसमें भी इसी टाइप की डेफिनेशन है, उसको हम उस पर पढ़ेंगे जब हम वहां की कंपैरेटिव वीडियो करेंगे। अभी हम ये करें तो हम ये देखते हैं। अब इसमें एक नई चीज ऐड की गई, वो क्या है वो देख लेते हैं। इसमें ये बोला गया है कि लिस्ट में जो ये जो लिस्ट है, डज नॉट इंक्लूड वाली लिस्ट, इसमें ए से लेके आई तक जितनी भी चीजें दी हैं, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ए से लेके आई तक जितनी भी चीजें दी हैं, आई ये आता है, ठीक है। अगर ये पूरी चीजें जो पेमेंट मिल रहा है, अगर ये पेमेंट आपके वेजेस का 50% से एक्सीड कर जाता है, तो जितना परसेंट एक्सीड किया है वो आपको वेजेस के फॉर्म में मिल जाएगा। मतलब सपोज लेट्स से कि ये जितना भी मिल रहा है आपको, ये है 12,000, ठीक है, 12,000 रुपीज है, ठीक है। अब 12,000 आपके वेजेस का 50% से ज्यादा नहीं है, तो फिर वो ये चीज आपको वेजेस में ऐड नहीं होगी। लेकिन अगर 12,000 आपके वेजेस का 50% से बढ़ जा रहा है, लेट्स से 12,000 आपके वेजेस का 60% है,
या 70% है। तो कितना एक्सीड हुआ है, इस पे क्या प्रोविजन है, अगर ए से लेके आई तक जितनी भी चीजें दी हुई हैं वो आपके वेजेस का, जो आपको वेजेस मिलते हैं उसका 50 से ज्यादा एक्सीड कर रहा है, तो अगर 12,000 रुपए मिल रहे हैं आपको, इसमें ए से लेके आई तक जितनी भी चीजें दी हैं उसको मिला के आपको पेमेंट जो मिल रहा है वो 12,000 मिल रहे हैं, और वो 12,000 आपके वेजेस का कितना है, 60% है, 60% है, ठीक है। तो जो 10% एक्सीड हुआ है, 10% तो एक्सीड हुआ क्योंकि 50% से तो ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, 10% ज्यादा है, तो जो 10% है वो किस में ऐड हो जाएगा, ये हमारे रिटेनिंग अलाउंसेस जो अभी हम वेजेस को ऐड करते हैं, जैसे कि डीए, बेसिक वेज, रिटेनिंग अलाउंस, इसमें ही 10% और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज बोल रहा है यहाँ पर। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इंक्रीज नहीं होगा, 10% जो एक्स्ट्रा है वो ऐड हो जाएगा आपके वेजेस में ही। कितना है एक्स्ट्रा, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर ए से लेके आई तक कंपोनेंट्स जो दिए हुए हैं, वो कंपोनेंट्स जो वैसे आपके वेजेस का हिस्सा नहीं है, बट अगर उस कंपोनेंट्स के अगेंस्ट में जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है वो आपके वेजेस का 50% से ज्यादा हो जाता है, तो जितना परसेंट एक्सीड किया है वो आपके वेजेस का पार्ट बन जाएगा। अगर 60% मिल रहा है आपको, सपोज जितना भी आपको मिल रहा है पैसा इन कंपोनेंट्स के अगेंस्ट, वो आपके वेजेस का 60% है, ठीक है। आपके वेजेस 10 था, आपके वेजेस है 20,000, और इसमें जो आपको मिल रहा है, सपोज आपके लेट से आपके वेजेस 10,000 है और इसमें जो आपको मिल रहा है वो 6,000 रुपया है, तो 6,000 क्या है, 50% से ज्यादा है, 10% ज्यादा है, तो जो 10% है मतलब 10,000 रुपए एक्स्ट्रा जो मिल रहे हैं वो आपको क्या, आपके वेजेस में ही ऐड हो जाएंगे, ये कह रहा है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें ये कह रहा है कि अगर आपको इन काइंड में अगर वेजेस मिलते हैं, ठीक है, कैश में नहीं, काइंड में अगर आपको वेजेस मिल रहे हैं, तो काइंड वाला जो पार्ट है वेजेस का वो केवल 50% ही होना चाहिए। अगर आपके जो काइंड के वेजेस हैं, सपोज आपको वेजेस मिलते हैं, कभी कभी कहीं कस्टम ऐसा होता है कि कुछ आपको कैश में मिलता है, कुछ आपको काइंड में मिल सकता है, लेकिन जो भी हिस्सा आपको काइंड में मिल रहा है वो आपके ओवरऑल वेजेस का 15% से ज्यादा है, तब वो क्या कर जाएगा, आपका वेजेस का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगर वो 15% से कम है तो क्या होगा, where an employee is given in lieu of the whole or part of the wages payable to him any remuneration in kind by his employer, the value of such remuneration in kind which does not exceed 50% of the total wages payable to him shall be deemed। अच्छा हाँ सॉरी, अगर इस पे बोल रहा है कि जो भी आपको काइंड में मिल रहा है वो अगर 15% से ज्यादा नहीं मिल रहा है तो आपका वो क्या हो जाएगा, वेजेस का पार्ट बन जाएगा। लेकिन आपको 15% से ज्यादा मिल रहा है तो आप वेजेस में इंक्लूड नहीं कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर क्या करता है, चालाकी से आपको कैश में कम पे देता है, आपको काइंड में ज्यादा चीजें दे देता है, ठीक है, कि आपका वेजेस जितना भी है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा आपको काइंड में मिल जाता है और कैश आपको कम मिलता है। तो ये इसमें यही बोल रहे हैं कि जितना भी आपका वेज है उन वेज का केवल 15% ही काइंड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होता है तो वो वेज का पार्ट नहीं कहलाएगा, यही ये चीज बोल रहा है। और ये पूरी की पूरी डेफिनेशन जो है ये ऑल टुगेदर बिल्कुल न्यू डेफिनेशन है जो इस कोड में इंट्रोड्यूस की गई है। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी। पहला क्या था, ए से लेके आई तक जितने भी कंपोनेंट्स दिए हैं, मैं दोबारा नहीं इसमें कंपोनेंट्स पे जाऊंगी, वो आप देख लीजिएगा। वो कंपोनेंट्स के अगेंस्ट में जितना भी आपको रेमिनेशन मिल रहा है, अगर वो रेमिनेशन आपके वेजेस का 50% नहीं है तो वो वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर वो रेमिनेशन आपका 50% से इंक्रीज कर रहा है, तो जितना भी इंक्रीज करा है, सपोज 60% है तो 10% इंक्रीज करा है, 70% है तो 20% इंक्रीज करा है, तो जितना भी परसेंट इंक्रीज करा है 10% और 20% वो आपका वेजेस का पार्ट बन जाएगा, पूरा का पूरा नहीं। कि सपोज इसमें ये नहीं कह रहा है कि अगर 50% से ऊपर हो गया तो सारा का सारा इंक्लूड हो जाएगा, नहीं, 50% से अगर एक्सीड कर रहा है तो जितना परसेंट एक्सीड करा है उतना आपका वेजेस का पार्ट बन जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। नाउ कम्स टू काइंड वाला पार्ट। अब क्या होता है, कभी कभी कुछ कुछ जगह ऐसे कस्टम होता है कि आपको जो वेजेस मिलते हैं वो जितना भी आपका वेज है, सपोज आपको 10,000 रुपये मिलना है तो उसका कुछ परसेंट एम्प्लॉयर क्या करता है, आपको काइंड में दे देता है, आपको कोई मतलब गेहूं चावल के तौर पे दे देगा और बाकी का कैश में दे देगा।
ठीक है। लेकिन इसमें ये एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है इस पर्टिकुलर प्रोविजन के तहत कि जितना भी आपका वेजेस है, उस वेजेस का जो काइंड में आपको वेज मिल रहा है, उसी वेजेस में जो काइंड में पार्ट मिल रहा है वो केवल 15% ही हो सकता है। उससे अगर ऊपर होगा तो वो आपका काइंड में, वो आपका वेजेस में नहीं आएगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं किसमें, सेकेंड पार्ट पे, जो कि है हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, चैप्टर 2 मिनिमम वेजेस एक्ट। तो पहला तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट वाला, कि पहले क्या था मिनिमम वेजेस एक्ट में कि मिनिमम वेजेस एक्ट केवल उन्हीं एम्प्लॉयमेंट में अप्लाई होगा जो एम्प्लॉयमेंट मिनिमम वेजेस एक्ट में जो स्केड्यूल दी गई है उस स्केड्यूल के अंदर मेंशन है, और उन एम्प्लॉयमेंट्स को स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। तो केवल वही ऐड होना था। अब ये जो लिमिट है स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट वाली, ये हटा दी गई है। अब नाउ मिनिमम वेजेस विल अप्लाई टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इतना आ गया। अब नेक्स्ट चीज क्या थी, फ्लोर वेजेस का कॉन्सेप्ट क्या हुआ था, ऐड हुआ था। अब फ्लोर वेजेस क्या थे, किसको कौन सेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना आप ध्यान रखना कि फ्लोर वेजेस का कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है। फ्लोर वेजेस कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, कौन सेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती है। अब हम आते हैं थोड़ा सा नॉर्मल वर्किंग, मतलब वर्किंग आवर्स में क्या चेंजेस हुए हैं उसको देख लेते हैं। अगर हम मिनिमम वेजेस एक्ट की बात कर रहे हैं तो मिनिमम वेजेस एक्ट में जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स थे वो कितने थे, अडल्ट के लिए 9 आवर्स, चाइल्ड के लिए 4.5 आवर्स, और वीकली जो था 48 आवर्स था। ठीक है, अब ये चीज जो न्यू कोड है उसमें चेंज हो गया है। उसमें जो अडल्ट का था वो 8 आवर्स कर दिया है। ठीक है, अब ये ध्यान में, स्लीप ओवर सेम है। स्लीप ओवर जो है, जो स्प्रेड ओवर, सॉरी स्लीप ओवर नहीं, स्प्रेड ओवर, स्प्रेड ओवर क्या था, 12 आवर्स इंक्लूसिव ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। जो पहले भी था मिनिमम वेजेस में वो अभी भी वही है, 12 आवर्स का जो स्प्रेड ओवर है वो है मिनिमम। अब जो न्यू कोड है उसमें जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है वो क्या है, 8 आवर्स अ डे, 4.5 आवर्स चाइल्ड का है, और 48 आवर्स वीक है, वो तो वैसे ही है। नाउ कम्स टू ओवर टाइम। अब ओवर टाइम में क्या चेंज हुआ है उसको देख लेते हैं। मिनिमम वेजेस में ओवर टाइम में क्या था कि अगर आप जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं उससे ऊपर आप काम कर रहे हो तो आपको ओवर टाइम कैसे मिलेगा, अगर आप एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट में हो तो आपको जितना आपका नॉर्मल वेज है, नॉर्मल वेज उसका आपको 1.5 मिलेगा। मतलब अगर आपका जितना नॉर्मल वेज है उसका 1.5 गुना मिलेगा, और बाकी के अदर एम्प्लॉयमेंट्स में अगर आप हो तो डबल। इतना आप ध्यान में रखना। ये क्या था, मिनिमम वेजेस एक्ट में था। लेकिन कोड ऑफ वेजेस में अगर हम बात करें तो ओवर टाइम क्या है, डबल। जो आपका ऑर्डिनली नॉर्मल वेजेस है, जो ऑर्डिनली रेट ऑफ वेजेस है उसका डबल आपको क्या मिलेगा एज ओवर टाइम अलाउंसेस। पहले जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसमें एग्रीकल्चर वालों को और अदर एम्प्लॉयमेंट वालों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया गया था। अगर आप एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट में हो तो आपको आपके नॉर्मल वेजेस का 1.5 गुना मिलेगा, 1.5 टाइम्स। ठीक है, और अगर आप एग्रीकल्चर के अलावा किसी और एम्प्लॉयमेंट में हो तो आपको डबल द नॉर्मल वेज मिलेगा। लेकिन ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये कोड ऑन वेजेस में अब हटा दिया है। कोड ऑन वेजेस में क्या है, डबल जो भी आपका नॉर्मल वेज रेट है उसका डबल टाइम, उसका ट्वाइस आपको क्या मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा। इतना आप ध्यान में रखना। ठीक है, और अगर हम बात करें कुछ इमरजेंसी सिचुएशन की, कि जो जैसे कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो 8 आवर्स थे, जो अभी चेंजेस हुए हैं नॉर्मल वर्किंग आवर्स में, वो तो चलो ठीक है। अगर हम बात करें जो एम्प्लॉयज हैं जो स्पेशल और इमरजेंसी कंडीशंस में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या चीज है, उनके लिए जो स्प्रेड ओवर है वो क्या है, 16 आवर्स। ठीक है, ये किसके लिए स्प्रेड ओवर 16 आवर्स है, और जो वर्किंग है वो आवर्स मतलब पर आवर अ डे, मतलब जो नॉर्मल वर्किंग आवर है वो कितना है, नॉर्मल वर्किंग आवर 9 आवर्स है। ठीक है, और ये किसके लिए है, ये है फॉर वर्कर्स वर्किंग अंडर स्पेशल और इमरजेंसी
कंडीशन, ठीक है। तो मिनिमम वेजेस में जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स थे वो थे 9 आवर्स फॉर अडल्ट, 4.5 आवर्स फॉर चाइल्ड, वीकली में 48। और जो मिनिमम जो कोड्स ऑन वेजेस है उसमें क्या है 8 आवर्स कर दिया गया है। चाइल्ड वगैरह का हालांकि इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन 4.5 आवर्स जनरली होता है चाइल्ड के लिए। और स्प्रेड ओवर की बात करें तो 12 आवर्स है इंक्लूसिव ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। अगर हम ऐसे वर्कर्स की बात करें जो इमरजेंसी और स्पेशल कंडीशंस में काम कर रहे हैं, उनके लिए स्प्रेड ओवर है 16 आवर्स, वर्किंग आवर्स है नॉर्मल डे में 9 आवर्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन की, लेट्स से कि जो डेज, अब एक हफ्ते में एक आपको क्या मिलता है, वीकली रेस्ट मिलता है, ये तो आपको पता ही है, जिसको हम संडे जनरली बोलते हैं। तो टेक्निकली हम लोग एक हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं। अब जिस दिन हमको रेस्ट मिलना है उस दिन हमको रेस्ट नहीं दिया गया, उसको उस दिन हमको काम करवाया गया है। तो अब क्या होगा, ये दोनों ही ये जो मैं आप बताने जा रही हूँ ये मिनिमम वेजेस में भी एंड कोड्स ऑन वेजेस में भी सेम है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर जिस दिन भी आपको रेस्ट मिलना था, लेकिन उस दिन आपको क्या कर दिया गया, वर्क करवाया गया है। तो जिस दिन आपको, अब क्या गया, आपका तो रेस्ट था वो उसको आपको चला गया, अब आपको रेस्ट तो लेना ही है, रेस्ट आपको देना है। ये आपका एक तरह से एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है, ये राइट है वर्कर का कि उसको एक हफ्ते में एक बार रेस्ट, होल डे का रेस्ट मिलना चाहिए। तो जिस दिन भी आपको मतलब जो भी आपका जो रेस्ट हॉलीडे था, रेस्ट डे था, लेट्स से संडे, उस दिन आपको छुट्टी मिलनी थी लेकिन आपने काम करा। तो जिस दिन भी ऐसा हुआ है उस दिन से पहले 5 दिन में या आने वाले 5 डेज में आपको एक सब्स्टिट्यूट रेस्ट पीरियड मिल जाना चाहिए। ये कोड्स ऑन वेजेस में भी बोल रहा है सेम चीज, फॉर मिनिमम वेजेस एक्ट एज वेल एज मिनिमम वेजेस एक्ट में भी बोला गया है, चैप्टर 2 में जो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। कि मतलब सपोज आपका जो संडे था, आपको संडे को रेस्ट मिलता है पूरे दिन का, जो नॉर्मल है वीकली रेस्ट जो मिलता है, लेकिन आपको संडे को एम्प्लॉयर ने काम पे बुला दिया, तो आपका संडे का जो रेस्ट पीरियड था वो तो चला गया। अब आप ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये भी एक प्रोविजन है कि आप रेगुलरली किसी भी वर्कर से 10 दिन के ज्यादा काम नहीं करवा सकते। अब रेगुलरली अगर किसी वर्कर को काम करवाना भी है विदाउट गिविंग दैट वर्कर रेस्ट, तो आप केवल 10 डेज ही करवा सकते हो, उसके ऊपर नहीं करवा सकते, ठीक है। अब आपको संडे को रेस्ट देना था आपने अपने वर्कर को, लेकिन आपने क्या किया, उससे काम करवाया। तो उस काम, जिस दिन आपको रेस्ट मिलना था उस दिन आपने काम करा, तो उसके सब्स्टिट्यूट में आप किसी और दिन रेस्ट लोगे, तो वो कब लोगे, तो जिस दिन भी आपको काम करवाया गया है, जो आपका रेस्ट पीरियड बनता था, रेस्ट डे जिससे आपको काम करवाया, उससे 5 दिन पहले या 5 डेज बाद, जो भी दिन, उनमें से आप किसी भी एक दिन आपका एम्प्लॉयर आपको क्या दे सकता है, रेस्ट दे सकता है सब्स्टिट्यूट वे में। जिस संडे को आपको रेस्ट मिला तो नहीं मिला, तो आप संडे के बाद के जो 5 दिन है वो, या संडे के पहले के जो 5 दिन है उनमें किसी भी दिन संडे के अगेंस्ट, संडे के सब्स्टिट्यूशन में आप क्या कर सकते हो, रेस्ट ले सकते हो। जनरली ये 3 डेज का होता है। अगर आपने पहले वाले एक्ट्स पढ़े होंगे सोशल सिक्योरिटी वगैरह में, 3 डेज का होता है सब्स्टिट्यूशन, लेकिन मिनिमम वेजेस के प्रोविजन में ये 5 डेज का दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट है, ये चेंज नहीं हुआ है, मिनिमम वेजेस एक्ट में भी सेम था, कोड्स ऑन वेजेस में भी ये सेम चीज है। आई होप आपको इक्वल रेम्यूनरेशन एज वेल एक मिनिमम वेजेस वाला जो चैप्टर था वो समझ में आया होगा, और इसमें जो चेंजेस थे वो समझ में आए होंगे। ओके, मूविंग ऑन टू थर्ड चैप्टर, पेमेंट ऑफ वेजेस। अब पेमेंट ऑफ वेजेस की बात करें, ये चैप्टर है, ये एक्ट नहीं है, बता रही हूँ मैं, कोड्स ऑन वेजेस की बात कर रही हूँ इस समय। तो कोड्स ऑन वेजेस में वेज पीरियड, दिस इज वेज पीरियड, ठीक है, कितना दिया हुआ है। वेज पीरियड डेली भी हो सकता है, मतलब आप डेली बेसिस पे भी वेजेस दे सकते हो, ठीक है। देन आप मंथली बेसिस पे भी दे सकते हो, देन आप वीकली बेसिस पे भी दे सकते हो, एंड आप क्या कर सकते हो, फोर्टनाइटली भी दे सकते हो, मतलब 15 डेज के उसमें, ठीक है, फोर्टनाइटली। इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, वेजेस दे सकते हो। लेकिन अगर हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ मेंशन या डिफाइन नहीं था। इट वाज जस्ट दैट कि I'm sorry, wages cannot be, wage period rather cannot be more than a month, तो मतलब 1 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तो 1 महीने के अंदर अंदर। तो यहाँ पर प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया गया है कि डेली, मंथली, वीकली एंड फोर्टनाइटली होना चाहिए,
ठीक है। बाकी ऐसा कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है इन उसमें कि उसमें भी वही था कि लेट्स से कि अगर कोई जिसकी किसी की एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो रही है, ठीक है, तो उसको कैसे वेजेस मिलेंगे, या क्लोजर अगर हो रहा है तो उसको कैसे वेजेस मिलेंगे, ये सब अभी भी सेम है। हाँ, अगर मैं पेमेंट ऑफ वेजेस की बात करूं तो उसमें ये था कि अगर रेलवे है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है जहां पर 1,000 से कम लोग काम करते हैं, तो वहां पर 7th डे से पहले पहले वेजेस मिल जाने चाहिए। अगर 1,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो 10th डे से पहले पहले वेजेस मिल जाने चाहिए। तो ये सब चीजें उसमें मेंशन थी, इसमें ऐसा सच नहीं है। उसमें और इसमें बस यही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है। टर्मिनेशन अगर होगा तो सेकेंड वर्किंग डे से पहले पहले मिल जाने चाहिए। क्लोजर अगर हो रहा है तो विद इन द एक्सपायरी ऑफ सेकेंड डे, मतलब सॉरी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेकेंड डे मिल जाने चाहिए। तो ये और जो कोड्स ऑन वेजेस है एंड पेमेंट ऑफ वेजेस है उसमें एज सच बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। नाउ कम्स डिडक्शन पार्ट। अब डिडक्शन वाला पार्ट अगर मैं बोलूं आपको तो उसमें जो डिडक्शंस दिए हुए हैं वो सब तो सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है डिफरेंस। बस ये डिफरेंस है कि पहले जो डिडक्शन का जो लिमिट था वो कितना था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और अदर के लिए 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए डिडक्शन आपके वेजेस का। लेकिन अब कोड्स ऑन वेजेस में ये 75% वाला जो लिमिट है उसको कैंसिल कर दिया है। अब डिडक्शन आपका 50% से ज्यादा नहीं हो सकता आपके वेजेस का। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फाइन्स कितने तक पड़ने चाहिए, फाइन्स किस एज के वर्कर्स को नहीं पड़ सकते, कितने टाइम पीरियड के बाद आप फाइन को रिकवर नहीं कर सकते, कब तक रिकवर करना है, इंस्टॉलमेंट में देना है नहीं देना है, ये सब पहले जैसे ही है, चेंजेस नहीं हुए हैं। करंट कॉइन्स, करेंसी नोट्स जो करंटली जो करंट करेंसी है, करेंसी नोट्स और यूपीआई पेमेंट डायरेक्टली क्रेडिट करना बैंक अकाउंट में, ये सब सेम है। हाँ, यूपीआई पेमेंट को अभी इस समय इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप यूपीआई के थ्रू वगैरह भी आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो। पहले क्या था, पहले ये था कि क्रेडिट में आप डायरेक्टली ट्रांसफर, अकाउंट में आप डायरेक्टली क्रेडिट कर सकते हो। अभी ये ऑनलाइन जो मोड है यूपीआई एंड ऑल, इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है इन द पेमेंट ऑफ वेजेस पार्ट और ऑफ कोड्स ऑन वेजेस। तो इसमें ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। फाइन्स में भी वही सब है कि 3% से ज्यादा फाइन नहीं पड़ सकता, 15 ईयर से कम वालों को फाइन नहीं पड़ सकता, जिनकी एज 15 ईयर से कम है, अंडर एज है वो, उनको आप फाइन इम्पोज नहीं कर सकते हो। 90 डेज के बाद आप फाइन रिकवर नहीं कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में आप फाइन रिकवर नहीं कर सकते हो। ये सारे प्रोविजंस एज इट इज है, देयर इज नो चेंज इन दीज प्रोविजंस। एब्सेंस ऑफ ड्यूटी की अगर हम बात करें तो अगर मतलब एक टाइम पे बहुत सारे लोग अब क्या मतलब अचानक से क्या एब्सेंट हो जाते हैं ड्यूटी से, तो आप मतलब बहुत सारे इन द सेंस 10 या उससे ज्यादा एक साथ एक ग्रुप में 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स अपने आप को एब्सेंट कर लेते ड्यूटी से, तो उनकी जो 8 डेज की वजह से उस वो एज अ फाइन डिडक्ट होंगे। मतलब आप फाइन ही समझ सकते हो, एब्सेंस ऑफ ड्यूटी से डिडक्शन जो होगा वो होगा। इंस्पेक्टर की अगर बात करूं तो इंस्पेक्टर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, लेकिन यहाँ क्योंकि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का जो एक नया टर्म है वो आ गया है, तो इंस्पेक्टर अब नहीं है, अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर ही है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसमें एज सच बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी हम जो टाइम लिमिट्स एंड ऑल है उसको हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि कोड्स ऑन वेजेस में क्या है कि छोटे छोटे पॉइंट्स में डिडक्शंस वगैरह ये सॉरी हर चीज दी गई है। जैसे कि बोर्ड्स अगर कोई कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में बताया था, तो उसमें सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है, वो इस एक्ट में भी है, बट इस एक्ट में सारी एक्ट्स को एनकम्पास कर रहा है। मतलब इस जो कोड ऑन वेजेस है उसमें भी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, बट देन वो सबके लिए हो रहा है। इक्वल एलिमिनेशन वाले पार्ट के लिए भी हो रहा है, पेमेंट ऑफ बोनस के लिए भी हो रहा है, पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए भी हो रहा है, मिनिमम वेजेस के लिए भी हो रहा है। जबकि मिनिमम वेजेस में केवल जो एडवाइजरी बोर्ड एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड थे वो केवल उनके लिए थे। एंड सिमिलरली सेम गोज विद दिस वन। तो ये जो मेन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पेनल्टीज हैं या जो टाइम लिमिट वाला जो पार्ट है वो हम अभी थोड़ी देर बात करेंगे। अभी हम पेमेंट ऑफ वेजेस से रिलेटेड जो पिक्यूलियर जो प्रोविजंस है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें अगर कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं।
नहीं आए हैं, तो उसमें इतने ही चेंजेस हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ओके, मूविंग ऑन टू बोनस पार्ट, पेमेंट ऑफ बोनस। Okay, let me change the color. ठीक है, अब बोनस में सबसे पहले तो स्केड्यूल्स पे जो चेंजेस आए हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि उसके अलावा एज सच बहुत ज़्यादा कुछ चेंज, बहुत ज़्यादा क्या चेंज नहीं हुआ है। मतलब मिनिमम मैक्सिमम बोनस सेम है, कंप्यूटेशन का जो होता है वो सेम है, बाकी सब चीज़ें सेम है। पहले हम स्केड्यूल्स देख लेते हैं एक बार। तो स्केड्यूल 4 स्केड्यूल्स है, जैसे कि पहले भी हुआ करती थी, A, B, C एंड D। पहली स्केड्यूल है जिसमें सेट ऑन एंड सेट ऑफ वाला प्रोविजंस या मैटर्स है। देन कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, ये बैंकिंग कंपनी वाला है, ठीक है। देन वी हैव कंप्यूटेशन ऑफ gross profit for other companies, right? Other companies. And the last one is further sum deducted. तो ये वाला जो स्केड्यूल है, इसको हम मतलब ये कोर्स वाला स्केड्यूल है, जो न्यू स्केड्यूल है। अब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की अगर हम बात करें, उसमें स्केड्यूल भी, उसमें भी सब यही सब चीजें थी, बस जो क्रोनोलॉजी है आगे पीछे है, बस उसको हम देख लेते हैं कि जो सेट ऑन एंड सेट ऑफ वाला पार्ट है, अगर हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की बात करें तो वो स्केड्यूल डी में था, ठीक है। और अगर ये स्केड्यूल डी में था, और फर्स्ट में क्या था ये देख लेते हैं। फर्स्ट में था ये कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर बैंकिंग कंपनी, देन बी में था कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर अदर कंपनीज, एंड सी में था फर्दर सम्स टू बी डिडक्टेड। तो ये पूरा जो एक ऑर्डर था, इसको हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। अगर हम पेमेंट ऑफ बोनस है, क्योंकि ये जो है कोड्स ऑन वेजेस का है, कोड्स ऑन वेजेस, ठीक है। तो मैं इसको आपको आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक बार दोबारा से इसको लिख देती हूँ। अगर हम ए की बात करें कि ए में क्या था, तो ए में था कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर बैंकिंग कंपनी, देन बी में क्या था, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर अदर कंपनीज, राइट। सी में क्या है, फर्दर सम टू बी डिडक्टेड, एंड डी में है सेट ऑन एंड सेट ऑफ। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये थे बोनस एक्ट का स्केड्यूल, जिसमें ऑर्डर चेंज हुआ है, एंड बाकी जो चीजें हैं वो सेम ही है। बाकी चीजें क्या है उसको हम देख लेते हैं एक बार। सो स्केड्यूल्स आपको समझ में आ गई होंगी, क्या चेंजेस हुए हैं। स्केड्यूल में ही एक बड़ा सा चेंज हुआ है, और तो ज्यादा बोनस वाले पार्ट में चेंज नहीं हुआ है। स्केड्यूल में जो चेंजेस हुए हैं उसको आप देख लो फिर से। कोड्स ऑन वेजेस में जो स्केड्यूल्स हैं, चेंज मतलब एक्चुअली में चेंज कुछ नहीं हुआ है, बस ऑर्डर ही चेंज हुआ है। बोनस एक्ट का स्केड्यूल और कोड्स ऑन वेजेस के स्केड्यूल में केवल एक ही डिफरेंस है, उसका ऑर्डर चेंज हो गया है। अगर हम फर्दर बात करें कि इसके अलावा कुछ अगर नया है, तो नया कुछ भी नहीं है। एलिजिबिलिटी जो थी वो वैसी की वैसी है, कि आपको कम से कम 30 डेज तक वर्क करना पड़ेगा। 30 डेज की एलिजिबिलिटी पहले भी थी, अभी भी है। मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस कितना है, 8.33 एंड 20%, वो पहले भी था अभी भी वही है।
और इसके अलावा जो अकाउंटिंग हम कितने सालों में जो सेट ऑन एंड सेट ऑफ जो सेट ऑन एंड सेट ऑफ को आगे बढ़ाते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो कितने सालों तक कर सकते हैं। तो 4 इयर्स का जो टाइम दिया था वो पहले भी वही था, अभी भी वही है। तो उसमें ऐसा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। डिस्क्वालिफिकेशन में बस एक चेंज आया है। अगर हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें कि कौन से वर्कर को इवन इफ ही और शी इज एलिजिबल विद ऑल द पैरामीटर्स, जो भी उसको पैरामीटर्स की जरूरत होती है एलिजिबिलिटी के लिए, अगर वो एलिजिबल है भी तो कुछ वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द बोनस। अब वो क्या वजह है उसको हम देख लेते हैं एक बार। उसमें देखो, फ्रॉड पहले भी वही था कि फ्रॉड नहीं कर सकते। अगर आपने फ्रॉड करा है, अगर आपने कोई राइटियस वायलेंट बिहेवियर शो करा है, फ्रॉड, वायलेंट बिहेवियर, देन misappropriation, तो ये जो सब था ये पहले भी वही था। लेकिन कोड्स ऑन वेजेस में जो न्यू चीज ऐड हुई है वो क्या है? कन्विक्शन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। तो अगर आप कन्विक्ट हुए हो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए तो तब आप बोनस के हकदार नहीं हो। तो फ्रॉड, वायलेंट बिहेवियर, मिस अप्रोप्रिएशन, तो ये सब पहले भी था, बस इसमें एक चीज ये ऐड हुई है, कन्विक्शन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। अगर हम वही बात करें कि एलोकेबल सरप्लस कैसा होना चाहिए, तो 60% बैंकिंग कंपनी के लिए, 67% अदर कंपनीज के लिए, तो वो पहले भी वही था, अभी भी वही है कि एलोकेबल सरप्लस की अगर हम बात करें पेमेंट ऑफ बोनस, तो 60% फॉर बैंकिंग एंड 67% फॉर अदर कंपनीज। तो ये पहले भी वही था, अभी भी वही है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। कंप्यूटेशन जो था ग्रॉस प्रॉफिट का वो मैंने आपको बता दिया है। इस कौन सी स्केड्यूल में मेंशन है? स्केड्यूल बी में, स्केड्यूल ए में और स्केड्यूल बी में। स्केड्यूल बी में वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर बैंकिंग कंपनी, एंड स्केड्यूल सी में कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर अदर कंपनीज। तो यही बस चेंजेस थे। एंड ये बोनस एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट एंड दी अदर थिंग जो अभी मैंने वीडियो में आपके साथ डिस्कस करी हैं। आई होप आपको वो चीजें समझ में आई होंगी। आई होप आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन अब क्लियर हुआ होगा क्या जो भी क्या डिफरेंसेस हैं न्यू एक्ट, ओल्ड एक्ट एंड दिस न्यू कोड में। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये फॉर्मेट समझ में मतलब पसंद आ रहा है, या इस फॉर्मेट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो कि आपको ये इस टाइप से जो मैं पढ़ा रही हूँ इसको आपको कंफ्यूजन हो रहा है या आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार बता जरूर दीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डिफरेंटली आपको लेके आऊंगी। एंड और ये जो वीडियो है ये ऑब्वियसली ऐसी रहेगी, इसको मैं चेंज नहीं करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पेनल्टीज में अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो वो देखेंगे, टाइम लिमिट्स वगैरह, अपील्स में जो चेंजेस आए हैं वो देखेंगे, एंड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक अथॉरिटीज, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोड्स ऑन वेजेस में तो ऑब्वियसली सारे चारों एक्ट के लिए सेम है, पेनल्टी सेम है, टाइम लिमिट सेम है, बट सब एक्ट में डिफरेंट भी दी हुई हैं, तो उसको थोड़ा बहुत हम लोग कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ये फॉर्मेट में अगर आप पसंद नहीं कर रहे हैं तो प्लीज मुझे एक बार बता जरूर दीजिएगा। आप लोग कुछ नहीं बताते हो, मुझे आपसे बहुत प्रॉब्लम है ये चीज से कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आप अगर कमेंट कर रहे हो कि मैं वीडियो इज नाइस, सो आई एम अज्यूमिंग कि आपने वो वीडियो पूरी देखी है। एंड इफ आपने वो वीडियो देखी है तो उस वीडियो में जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो उसका आंसर पता नहीं आप क्यों नहीं देते हो। इवेंचुअली वो आंसर अगर आप दोगे, उसके बारे में आप समझोगे, तो वो आप ही के लिए बेनिफिट है। आप ही के एग्जाम्स आने वाले हैं, मेरे एग्जाम्स तो नहीं है। मैं आप ही की जो रिक्वेस्ट होती हैं उसी पे बेस्ड वीडियोस बनाती हूँ। तो आई अज्यूम कि जब मैं आपके कहे हुए टॉपिक पे वीडियोस बनाती हूँ तो आप और अच्छे से होल हार्टेडली उस पर्टिकुलर वीडियो में एंगेज करेंगे। तो जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ जो कि उसी टॉपिक से रिलेटेड है जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो आई एक्सपेक्ट कि आप वो मुझे आंसर दो। और इसका रीजन सिंपल यही है, मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि आपको वो जो पूरा मैंने पढ़ाया 40 मिनट्स के वीडियो में वो आपको समझ में आया है कि नहीं। सो दिस वॉज इट, मतलब मुझे इतना ही कहना था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एंड आई एम होपिंग कि आने वाले वीडियोस में आप वो चीजें समझोगे और प्लीज मतलब जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप उसका आंसर दोगे।
एंड इस वीडियो में ये फॉर्मेट अगर आपको पसंद आया है, पसंद नहीं आ रहा है, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है ये फॉर्मेट से रिलेटेड, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं इस टाइप से आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो डिफरेंटली ले आऊँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी, इसका सेकेंड पार्ट कोर्स ऑन वेजेस कंपेरिजन का। एंड अगर आपको ये वाला पार्ट, ये वाली वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो next video will be uploaded soon, and till then keep learning, stay connected with me, and bye bye.